हेलो एवरीवन। हम चैप्टर कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है। इसमें अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कवरी देखी थी सेल की, किसने क्या डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। फिर हमने कुछ डिफरेंसेस देखे। वो डिफरेंसेस कौन कौन से थे कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। और एक और चीज़ हमने देखी थी कि कोई भी सेल है उसकी शेप या उसका साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम सेल तो स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने तो सेल को ऐसे देखा है बाहर से, ऐसे ही देखा होगा ना कि हमने जो अनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने सेल्स का ऑब्जर्व किया था कि वो एक हनीकॉम्ब की तरह सेल्स दिख रही थी, मतलब बहुत सारी सेल्स थी। तो वो सेल कैसी दिख रही थी, एक सर्कुलर शेप में सेल थी और उसके मिडल में क्या था, एक डार्क कलर का स्पॉट था। हमने यही देखा है अभी तक, ठीक है। तो इसे हमने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो हमें ऐसा दिखाई दिया। अब हम देखते हैं सेल को आउटर बाउंड्री से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और हमें इसके अंदर क्या क्या दिखता है। तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने देखा तो सेल के अंदर क्या क्या है। सेल किसकी बनी हुई होती है, सेल मेड अप ऑफ किसकी बनी हुई होती है सेल। तो जब माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखा तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखी जिसको हमने, जो आउटर बाउंड्री दिख रही थी इसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सेल के अंदर हमें एक डार्क कलर का स्पॉट दिखाई दिया। इस स्पॉट को हमने बोला न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस बच गया ये वाला, हमने इसको बोल दिया साइटोप्लाज्म। हमने जो सेल स्टडी की थी, अगर उसमें आपको समझाया जाए, अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये हमने डायग्राम बनाए थे। तो ये कोई भी सेल है हमने जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया है। ये जो ऑर्गेनेलिस है ये नहीं दिख रही है माइक्रोस्कोप के नीचे, हमें क्या क्या दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। अंदर ये डार्क कलर का स्पॉट दिख रहा है जो कि न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन, और बीच का ये पोर्शन दिख रहा है जिसको हमने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। तो इसको क्या बोला है, न्यूक्लियस, और ये जो है कंपोनेंट इसको बोला है साइटोप्लाज्म। हमें ये ऑर्गेनेलिस नहीं दिख रही है, हमें सिर्फ इतनी चीज़ दिख रही है फिलहाल। क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, अंदर डार्क कलर का स्पॉट दिख रहा है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है, और ये बीच में जो स्पेस बच गया, इस स्पेस को हमने साइटोप्लाज्म बोला है। ये तीन चीज़ें हमें दिख रही है। तो अगर हम स्टार्टिंग करें स्टडी करने की, स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी के घर के ये इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो बाहर से शुरू करते हैं, ये तो है नहीं कि सीधा अंदर घुस जाते हो, सीधा हेलीकॉप्टर से गए सीधा घर के अंदर एंट्री, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बाहर से शुरू करते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं पहले, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको अलग से दिख रही है, आउटर बाउंड्री है सेल की। ये हमने कोई सेल स्टडी की है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, अलग से दिख रही है, अंदर की साइड तो मेम्ब्रेन नहीं है ना, ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सबसे बाहर होती है। तो सेल के अंदर, जैसे आपके घर का गेट लगा लो, ये है, ये आपके घर का गेट है। तो अगर कोई घुसेगा आपके घर में तो इस गेट से ही तो एंट्री करेगा, या फिर छत को फांग के आएगा,
गेट से ही एंट्री करेगा ना। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, कोई चोरी वोरी के इरादे से नहीं आया है, तो वो गेट से ही एंट्री करेगा। तो वैसे ही जो सेल है, इसमें एंट्री पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी कुछ भी आया सेल के अंदर तो वो सीधा न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुस जाएगा, यहाँ से उसे क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। तो कोई भी मटेरियल इस सेल से बाहर जाना है या फिर इस सेल के अंदर आना है, तो इसकी एंट्री को परमिट कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इन एंड आउट मूवमेंट जो होता है मटेरियल्स का, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, कोई भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस जो भी हो, और ये ठीक है परमिट करती है, अलाउ करती है इन एंड आउट मूवमेंट को। लेकिन कुछ जो सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके मूवमेंट को ये प्रिवेंट भी करती है, जिनका सीधा मूवमेंट नहीं हो पाता। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सब सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंसेस। तो क्या बोल सकते हैं हम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह काम करती है? एक बैरियर की तरह काम करती है। कुछ चीज़ों को जिसे इच्छा होती है उसे अंदर जाने देती है, जिसे इच्छा नहीं होती उसे अंदर नहीं जाने देती। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मीनिंग समझिए। जो आपने अभी तक समझा इसी में से निकल के आ गया। सेलेक्टिवली मतलब जैसे आप किसी चीज़ को, आप मार्केट में जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं या फिर वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं ना कि ये अच्छी है, ये बुरी है। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेलेक्ट करती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो सेलेक्टिवली मीन्स ये सेलेक्ट करती है चीज़ों को। परमिएबल मतलब उनको परमिट करती है, सेलेक्ट करके उनकी एंट्री को परमिट करती है, अलो करती किस चीज़ को बाहर जाना है, किस चीज़ को अंदर आना है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब्सटेंसेस या मटेरियल को सेलेक्ट करके उनकी एंट्री या एग्जिट को अलो करती है, परमिट करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। अब फर्दर ठीक है, इन एंड आउट मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का। तो ये इन एंड आउट मूवमेंट की किस किस सब्सटेंस का होता है, किस प्रोसेस से होता है, उसको देखने से पहले हम देखते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो आपके पास, अगर उसमें पॉसिबल हो सके तो डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं बचता है इतना, आपके पास इतना ही टाइम है, या तो आप लिख सकते हैं या आप डायग्राम बना सकते हैं। तो आप एक काम करें, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बनाएं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम क्या होता है कि वो आपने डायग्राम बनाया और उस डायग्राम में लेबलिंग की आपने, मतलब जो जो चीज़ें उसके अंदर है उनका नाम लिख दिया। और उस लेबलिंग के साथ आप क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनेली है, जैसे न्यूक्लियस ही ले लो, आपने न्यूक्लियस लेबल किया कि ये न्यूक्लियस है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब है, यहीं पे आप न्यूक्लियस का जो फंक्शन है वो बता देंगे। ज़्यादा बड़ी वो लिखने की बजाय थ्योरी आप क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट है न्यूक्लियस का, जो मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन को यही लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम। एक तो आप उस थ्योरी को लिखेंगे और एक उस डायग्राम को बनाएंगे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है वो अपने आप में, तो वो बेटर होता है और आपके मार्किंग के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इससे। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये साइंटिस्ट थे कौन, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि डायग्राम्स आगे बनाएंगे आप उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है।
और कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया था इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट्स बताए इन्होंने, एक होता है फोस्फोलिपिड्स और सेकंड होते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स भी 2 टाइप के बताए, कौन कौन से प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब इन्होंने स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया, फ्लूइड मोज़ेक कैसे नाम पड़ा, वो देखते हैं। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एक रफ व्यू है आपको समझाने के लिए, होप सो समझ आ जाए आपको। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रफ स्ट्रक्चर बनाई है जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन की गई थी। कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बताई गई थी, ग्लाइकोलिपिड्स या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कोलेस्ट्रॉल, वो एक्सप्लेन किए गए थे, लेकिन वो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना समझ लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो हमने बनाया है, ये एक सर्कल बनाया है, इसके नीचे 2 डंडे लगाए हैं, ये हेड पार्ट होता है और ये जो है ये टेल पार्ट होता है। ठीक है, आपने 2 टर्म सुनी है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। फोबिया तो सुना होगा, डर लगता है किसी चीज़ से, तो हाइड्रोफोबिक मतलब इनको वाटर से डर लगता है। फिलिक मतलब लविंग, इनको वाटर से प्यार है। ठीक है, और ये वाटर से डरते हैं, मतलब अगर वाटर से, कोई बच्चा है पानी में जाने से डरेगा तो वो पानी में थोड़ी जाएगा। तो जो हाइड्रोफोबिक चीज़ है जो पानी से डरती है वो पानी में थोड़ी जाती है, नहीं जाती ना। तो ये जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, पानी में जाने से डरती है, इस वजह से ये टेल है ये अंदर की साइड छुप जाती है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर से प्यार करता है, इस वजह से इसको वाटर में जाना पसंद है, अच्छा लगता है, तो ये बाहर की साइड एक्सपोज होता है। ये जो लेयर होती है ये फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, 2 लेयर हैं फोस्फोलिपिड की, एक ये लेयर है एक ये लेयर है। तो इन्होंने कहा कि फोस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं। और उन लेयर्स में इन्होंने क्या कहा, 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक प्रोटीन जो कि कंप्लीटली एम्बेडेड होता है दोनों लेयर्स में, इसको बोला इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो ये प्रोटीन्स यहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ और यहाँ, इनको इन्होंने बोला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो इनको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कैसे बोला गया, क्योंकि ये दोनों साइड एक्सपोज हो रहे हैं। यहाँ पे मान लो ये आउटसाइड सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और ये इनसाइड सरफेस है, तो जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो आउटसाइड सरफेस पे भी एक्सपोज हो सकते हैं और इनसाइड सरफेस पे भी। और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो पूरी मेम्ब्रेन में स्पैन करते हैं, पूरी मेम्ब्रेन में से पास होते हैं। तो ये इन्होंने स्ट्रक्चर दी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये कंपोजिशन होती है, इन्होंने ये बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसे पड़ा इसका नाम, कि जो ये फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है फ्लूइड की तरह होती है और इसमें जो प्रोटीन्स है वो फ्लोट करते रहते हैं, इस वजह से इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पड़ गया। अब हम बात करते हैं, जो हमने मूवमेंट की बात की थी, सब्सटेंसेस के मूवमेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। जो भी हम मूवमेंट एक्सप्लेन करेंगे आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए आपको ये पहले समझाया गया है। फर्स्ट मूवमेंट डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस, थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
फोर्थ एंडोसाइटोसिस, फिफ्थ एक्सोसाइटोसिस। ये 5 टाइप के मूवमेंट्स है और फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो वही हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे इसको। यही जो डायग्राम है हम बनाते हैं फिर से। ये हमने फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बना ली, ये प्रोटीन की कोई स्ट्रक्चर बना ली। अब डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने इंक वगैरह तो मिक्स नहीं की होगी। एक काम तो किया होगा, होली होली तो सब खेलते हैं ना, अच्छे से खेलते हैं खूब जमा के। तो होली में क्या करते हैं आप, एक बकेट लिया आपने और जिसे पक्का रंग बोलते हैं ना वो लेके आए। उस बकेट को पानी से आपने भर लिया। इस बकेट में यहाँ पे वो लिक्विड ले आए आप, कलर जो भी है वो ले आए। उस कलर को इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर क्या है, वाटर है। तो ये कलर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, या तो आप स्टिर कर लो इसे, या फिर थोड़ी देर बाद देख लेना आप, ये कलर है ये इस पूरे बीकर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कलर आपने डाला तो कलर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे हाई है। यहाँ आप देखेंगे तो कलर की कॉन्सेंट्रेशन लो है। ठीक है, तो जो कलर है वो मूव करता है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। या फिर और एग्जांपल, नॉर्मली घर पे कोई एग्जांपल आपने देखा हो, आपने 2 बोतल ली, 2 वाटर बोतल ले लिया आपने, ठीक है। माना आपके घर पे ऐसी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा समझने के लिए काफ़ी है। ये आपने 2 वाटर बोतल ले ली। ये वाटर बोतल पानी से भरी हुई है और इसमें बिल्कुल खाली है, कोई पानी की एक बूंद भी नहीं है। आपने क्या किया, इस बोतल को इसके ऊपर डालना चाहा, ठीक है, आपने इसके ऊपर डाल दिया तो ये आराम से डलने लग जाएगी ना, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, मतलब बिल्कुल कम है। अब ठीक है, आपने इसके अंदर डाल दिया। अगर ये भी पानी की बोतल भरी हुई होती तो क्या ये बोतल आप इसके अंदर डाल सकते थे? कभी नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों के अंदर इक्वल है। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में अगर आपको दूसरी जगह कुछ चीज़ पहुंचानी है तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या होता है, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है उसका। ठीक है, यहाँ पे उस सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वो जो सब्सटेंस है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होके यहाँ आ जाता है। ठीक है, चाहे आप इसको आउटसाइड मान लो, इसको इनसाइड मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहाँ कम है वहाँ है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ। इसका एग्जाम्पल CO2 एंड O2। सांस तो सब लेते होंगे ना, ऐसा तो कोई जीवित प्राणी नहीं है जो सांस नहीं लेता हो भाई, फिर भी जिंदा है, लिविंग है। रोक के देखना सांस, पता लग जाएगा कैसे जिंदा रहते हैं आप। तो सांस लेते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, सांस लेने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें? ऑक्सीजन की। ये भी पढ़ा होगा कि एज ए वेस्ट हम किसको बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी की अगर बात करें, बॉडी में ऑक्सीजन जो होती है वो होती है लेसर अमाउंट में, क्योंकि ऑक्सीजन किस में कंज्यूम हो चुकी होती है? रेस्पिरेशन में। जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन थी वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो चुकी है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुकी है जो कि हायर अमाउंट में है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी से बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ऑक्सीजन का इनटेक हो जाता है हमारी बॉडी में।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाती है। एग्जाम्पल लीजिए आप, अमीबा। एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये अमीबा का डायग्राम है। अमीबा ने क्या किया, हमारी तरह रेस्पिरेशन कर लिया। तो रेस्पिरेशन कर लिया तो इसने O2 को यूज़ कर लिया रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना है और ऑक्सीजन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर ज़्यादा है बॉडी से, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी अंदर की साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा है, बाहर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगी बॉडी से बाहर। ये अमीबा के केस में हमने डिस्कस किया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही तो डिफ्यूज़ हो रहा है, कहीं और से तो डिफ्यूज़ हो नहीं रहा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया है। तो फिर से आपको समझा रही हूँ कि बिना डायग्राम के कोई भी स्टेटमेंट होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अगर पॉसिबल है डायग्राम तो आप उसमें डायग्राम ड्रॉ जरूर कीजिए। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।